डायरी ऑफ अ कॉमन मैन के 5वें एपिसोड में मैं सलीम ललानी आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। पिछले हफ्ते हमने बात की थी इमाम हसन अली शाह की, जो आगा खान 1 थे। उसके बाद आगा खान 2 जो आका अली शाह थे, और आका अली शाह के बाद में मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको बहुत ही एक एक्साइटिंग, बहुत ही मज़ेदार, मसालेदार कहानी मैं सुनाऊंगा आपको सुल्तान मोहम्मद शाह की, कि जो आगा खान 3 थे। आज जो आगा खान है उनके दादा। तो शुरू करते हैं वो कहानी को। सुल्तान मोहम्मद शाह जब इमाम बने, आगा खान बने, उनकी उम्र सिर्फ 8 साल की थी, क्योंकि उनके वालिद आका अली शाह बहुत ही छोटी उम्र में गुजर चुके। 55 साल की उनकी उम्र थी और सुल्तान मोहम्मद शाह सिर्फ 8 साल के थे। इमाम भी बने आगा खानियों के, और जो बिजनेस छोटा मोटा आका अली शाह का था, जो ब्रिटिश से ताल्लुकात थे, वो सारी जिम्मेदारियां छोटे बच्चे पे आ गई। आगा खानियों का ये मानना है कि क्योंकि उनमें इलाही नूर था, तो उन्होंने 8 साल की उम्र में ये सब करतब करके दिखा दिया। इमामत को भी चलाया, हर कुछ दुनियादारी को भी चलाया, लेकिन हकीकत कुछ और है। हकीकत ये है कि उनकी वालदा जो थी, उनकी माँ जो थी, वो बहुत ही पढ़ी लिखी, एजुकेटेड और बहुत ही इंटेलिजेंट औरत थी, और वो उन्होंने ही इमामत को चलाया, उन्होंने ही बिजनेस को चलाया, और जो ताल्लुकात ब्रिटिश के साथ थे या दूसरों से थे, उनको उन्होंने मैनेज किया। और जाहिर सी बात है, उनके साथ काफ़ी सपोर्टर्स भी थे, तो उन्होंने भी उनको मदद किया। तो हकीकत ये है, जब तक सुल्तान मोहम्मद शाह बड़े नहीं होते हैं, तब तक उनकी जो वालदा है वो मैनेज करती है हर काम को। इनकी पैदाइश हुई कराची में, पाकिस्तान में, जो उस वक्त इंडिया था। आज भी वो जगह है कि जहाँ पर मैंने ऐसा सुना है कि लोगों को जाने नहीं देते हैं, उसका नाम है सुल्तान टेकरी। कराची में अगर आप जा सको तो जाइएगा। तो वहाँ पर उनका जन्म होता है, और फिर ज़्यादातर उनकी ज़िंदगी जो है शुरू में इंडिया में जाती है, बम्बई की तरफ, और उसके बाद में यूरोप की तरफ। एक दफ़ा वो यूरोप चले जाते हैं 20 साल की उम्र में। तो वो कभी कभी इंडिया आते हैं, कभी कभी अफ्रीका चले जाते हैं, और ये 2 ऐसी जगह है कि जहाँ पर उनके मुरीद हैं। कभी इधर उधर चले गए, जैसे सेंट्रल एशिया है, वरना ज़्यादातर वो इंडिया और अफ्रीका में अपने मुरीदों को मिलने जाते थे। लेकिन उनकी पर्सनल ज़िंदगी जो है वो यूरोप में गई 20 साल की उम्र के बाद। अब हम चलते हैं कि वो जब बम्बई में बड़े होते हैं, और उस वक्त जाहिर सी बात है ब्रिटिश का राज था, और उनके दादा ने और उनके वालिद ने ये ब्रिटिश से ताल्लुकात बनाए थे। तो उन्होंने भी, जैसे वो ग्रो अप हो रहे थे, जैसे जैसे वो जवान होते गए, उन्होंने भी उन ताल्लुकों के साथ, उस ब्रिटिश ताल्लुकों के साथ अपना ताल्लुक बना लिया। और ऐसे करते करते 20 साल की उम्र होती है, और ये 20 साल की उम्र में वो एक दफ़ा चलते हैं, पहली दफ़ा वो चलते हैं यूरोप की तरफ। यूरोप घूमते हैं, और वहाँ पर इंग्लैंड की रानी जो है, क्वीन विक्टोरिया,
ये वाली क्वीन नहीं, एलिजाबेथ नहीं, उससे पहले जो क्वीन थी, क्वीन विक्टोरिया, वो इनको दावत देती है अपने महल में। अब ये बात थोड़ी सी गौर के काबिल है। क्यों कोई क्वीन किसी 20 साल के जवान को, कि जिसका कोई लेना देना नहीं था सर्विस के साथ, हाँ उसके दादा ने सर्विस दी थी, बाप ने तो इतनी नहीं दी थी, और ये बच्चे ने तो बिल्कुल भी नहीं दी थी, लेकिन न सिर्फ क्वीन उनको महल में डिनर की दावत देती है, बल्कि उसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के टाइटलों की नवाजिश करती है। 2 मिनट के लिए आप ये सोचिए, क्यों? क्या ब्रिटिश किसी को इस तरह से दावत देती है कि जिसका कोई लेना देना न हो? नहीं, वो दावतें और वो टाइटल वगैरह उन लोगों को देती है जो या फिर किसी कंट्री के एम्बेसडर हो, या अपनी कंट्री के पॉलिटिशियंस हो, या फिर किसी ने बहुत ही शानदार क्वीन की खिदमत की हो, ऐसे लोगों को मिलता है ना। और वो भी कोई सर वाला टाइटल नहीं, नाइटहुड वाला नहीं, उससे बड़े बड़े टाइटल 20 साल के लड़के को दिए गए। अब ये जवान लड़का जो है सुल्तान मोहम्मद शाह, ये तो जाहिर सी बात है बहुत ही ज्यादा खुश होता है, और न सिर्फ क्वीन की मेहमान नवाजी से, लेकिन यूरोप को देखकर उसकी आंखें जो है चार हो जाती है, और उस जगह को वो कभी भी वो आदमी छोड़ता नहीं है मरते दम तक। अब देखिए, हम वो कहानी पे वापस आते हैं कि क्वीन ने ये क्यों किया, क्योंकि उन लोगों को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक ऐसे आदमी की जरूरत थी कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट और इंडिया में जो हो रहा है उसके बीच की खबरें सुनाता रहे ब्रिटिश को। दूसरे लफ्जों में अगर मैं सीधा सीधा कहूं तो जासूस, एक जासूस की जरूरत थी। लेकिन जासूस कैसा होना चाहिए कि जो अक्लमंद हो, पढ़ा लिखा हो, इंडियन भी बोलता हो, अंग्रेजी भी बोलता हो, ये सारी खूबियां। और सबसे बड़ी बात, एक और खूबी मैं भूल गया, सबसे बड़ी बात कि ऐसा आदमी जिसकी आंखों में सितारे हो, कि उसको बहुत बड़ा आदमी बनने का ख्वाब हो उसकी आंखों में, ऐसा आदमी चाहिए। और ये सारी काबिलियत एक आदमी में थी, और उसका नाम था सुल्तान मोहम्मद शाह। यूरोप के पहले भी उन्होंने कुछ कारनामे किए थे इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर, कि जो जरूरी नहीं है कि इंडिया की स्ट्रगल, फ्रीडम स्ट्रगल के इंडिया के साथ हो सकता है कि कुछ ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए उन्होंने काम किया, कुछ इधर उधर शायद मुसलमानों के लिए काम किया, लेकिन वो बातें हम बाद में करेंगे पॉलिटिशियन की। लेकिन मैं सिर्फ इस वक्त इतना बोलता हूं कि इंडिया में उन्होंने थोड़ा बहुत अपना जलवा दिखाया था। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये खबर पहुंची गई कि ये बंदा जो है ये हमारे बड़े काम आ सकता है, इसको जो है कि आप बुलाइए और इसको अपना साथी बना लीजिए। और क्वीन ने यही किया। यहां से एक सिलसिला शुरू होता है ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ दोस्ती वाला। लेकिन ये रिश्ता कोई मोहब्बत पे नहीं था। हाँ, सुल्तान मोहम्मद शाह को बड़ा आदमी बनना था, और ब्रिटिश को जो है कि एक जासूस की जरूरत थी। वो तो ऐसी ही बात हो गई ना कि एक जासूस है जो उसका मुलाजिम है, अगर उसका काम खत्म हो गया तो फिर उसको जो है अलविदा बोल दो कि भाई तुम्हारा काम खत्म हो गया, तुम चलते बनो। और वही हुआ सुल्तान मोहम्मद शाह के साथ आइंदा जाकर। फिलहाल हमने ये रिलेशनशिप को बना दिया है ब्रिटिश और सुल्तान मोहम्मद शाह के बीच में। उसकी जो डिटेल है पॉलिटिक्स की वो हम थोड़ी देर में करेंगे, लेकिन थोड़ी देर के लिए फिर से हम इंडिया चलते हैं। और यहां पर एक थोड़ी सी फिल्मी कहानी हो जाती है कि इतने यंग सुल्तान मोहम्मद शाह
सबसे पहले वैसे तो खवातीन जो है यूरोप में बहुत देखी उन्होंने, और उनका दिल भी वहां पर आ गया था बहुत सारी खवातीनों पे, और वो उसके आगे लेडीज के साथ, खवातीन के साथ उनका क्या रिलेशनशिप होता है वो हम देखेंगे। लेकिन अभी इंडिया में एक छोटी सी बच्ची है, उसकी कजिन है, और उस कजिन का नाम है शाहजादी बेगम, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। चाचा की बेटी जंगी शाह उनके चाचा थे, उनकी बेटी शाहजादी बेगम पे इनका दिल आ जाता है, लेकिन चाचा मना कर देते हैं ये शादी नहीं होगी। अब इत्तेफाक की बात बोल लो या कोई साजिश की बात बोल लो, जो भी बोल लो, लेकिन जंगी शाह उसके बाद में उनका इंतकाल हो जाता है। वो अपने बेटे को लेकर हज पे जाते हैं और हज से लौटते वक्त जद्दा में उनका कत्ल हो जाता है, जंगी शाह का और उसके बेटे का। अब लोगों ने अफवाह ये फैलाई कि ये सुल्तान मोहम्मद शाह का काम है, लेकिन हकीकत ये है कि इसका कोई सबूत नहीं है। इत्तेफाक ये था कि चाचा ने दुश्मनी मोल ली थी कि भाई मैं मेरी बेटी नहीं दूंगा। बहरहाल चाचा के गुजरने के बाद वो शादी होती है, लेकिन इंग्लिश में एक अल्फाज है, उसका नाम है इनफैचुएशन। उर्दू में उसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मैं बयान करता हूं आपको ताकि आप समझ जाओ कि मोहब्बत नहीं होती है, एक अट्रैक्शन होता है कि चलते चलते हमको कोई शख्स अच्छा लगता है, कोई औरत, कोई खवातीन हमको अच्छी लगती है, कोई आदमी हमको अच्छा लगता है, हमको ऐसा दिल करता है कि हम उसके साथ थोड़ा वक्त गुजारें, हो सके तो जिंदगी गुजारें। लेकिन ये मोहब्बत नहीं होती है, ये एक सिर्फ अट्रैक्शन होता है। तो उसको इंग्लिश में इनफैचुएशन बोलते हैं। तो ये सुल्तान मोहम्मद शाह शाहजादी बेगम के साथ उनका इनफैचुएशन हो जाता है और शादी उस इनफैचुएशन के बेसिस पे हो जाती है, और जैसे इनफैचुएशन में होता है वैसे ही हुआ। वो सोडा वाटर बॉटल का जो जोश था वो थोड़े ही वक्त में खत्म हो गया, कुछ सालों में। अब न इनके बच्चे न कुछ, सुल्तान मोहम्मद शाह शाहजादी से दूर रहने लगे, बल्कि यूरोप में रहने लगे। यहां एक जवान खूबसूरत लड़की है, आप इमेजिन करो 2 मिनट के लिए कि बाप और भाई कत्ल हो चुके हैं, अभी अभी शादी की है, अभी अभी टूट गई है, टूटी तो नहीं फॉर्मली, लेकिन टूट के बराबर ही है, क्योंकि हस्बैंड घर पे नहीं आता है, वो सिर्फ यूरोप में रहता है। और वहां पर अगर मैं रंगरलियां बोलूं तो गलत नहीं होगा, क्योंकि वो आदमी यूरोप में वही काम करता है। एल्सा मैक्सवेल करके एक सोशलाइट थी उस जमाने में। हॉलीवुड स्टार्स, बड़े बड़े दुनिया के जो पर्सनालिटीज थे, शख्सियत थी, बड़ी बड़ी ग्लोबल पर्सनालिटीज, उनके साथ उठना बैठना, उनको पार्टी करवाना, उनको खुश रखना, उनके लिए पार्टीज ऑर्गेनाइज करना, बल्कि वो फिल्म प्रोड्यूसर भी रही हॉलीवुड में एल्सा मैक्सवेल। उसने एक दिन ये बात सुल्तान मोहम्मद शाह के बारे में बताई कि सुल्तान मोहम्मद शाह ने बहुत सारी गोरी औरतों को अपनी हवस का शिकार बनाया, और ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि उन्होंने उनके साथ जबरदस्ती की, ऐसा कुछ नहीं है। शायद जो है कि वो इतने अमीर हो चुके थे उस वक्त कि गोरी औरतें जो है उनके साथ जाने को तैयार होती थी। बात ये है, बात कोई जबरदस्ती की नहीं है, लेकिन हकीकत तो यही है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि जहां पर शाहजादी वहां इंतजार कर रही है अपने खाविंद का, अकेली है, और उसको ये खबरें भी मिल रही है कि उसका हस्बैंड न सिर्फ घर पे नहीं आ रहा है, बल्कि उसके नाजायज ताल्लुकात दूसरी औरतों से है यूरोप में, वो भी सुनना, अकेले भी रहना। इस चीज को शाहजादी बहुत देर तक बर्दाश्त नहीं कर पाई। 32 साल की उम्र में वो चली गई। 10-11 साल उसने इसी तरह जल जल के, मर मर के, कट कट के गुजारे इंडिया में, और 32 साल की उम्र में वो औरत अल्लाह मियाँ को प्यारी हो गई। कहते हैं कि मरने से पहले
उसका वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। अपना ख्याल उसने रखना छोड़ दिया था। ज़िंदगी को बिल्कुल उसका दामन छोड़ दिया था। ये हालत हो गई शहज़ादी की। सुल्तान मोहम्मद शाह ने एक दफ़ा अपनी किताब में लिखा है कि एक सैड कहानी थी, हम एक दूसरे से रिलेट नहीं कर पाए। और रिलेट क्यों नहीं कर पाए उसकी भी थोड़ी सी झलक उन्होंने दी है अपने मेमोइर्स में। और उन्होंने ये लिखा कि शहज़ादी जो है वो एक मुस्लिम घराने की पैदाइश थी और उसकी सोच उस किस्म की थी। और दूसरी तरफ सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खान साहब जो है वो रंगीले किस्म के उनका मिजाज था। और उनकी पसंद जो है हम आगे जाके देखेंगे सिर्फ गोरी औरतें थी। तो जाहिर सी बात है ये शादी तो नहीं चलनी थी, इन्फेचुएशन था, एक हवा का झोंका था, आया चला गया। और वो झोंके के साथ एक मासूम खूबसूरत सी लड़की शहजादी इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। आगे चलते हैं यूरोप में। यूरोप में एक जगह है आज भी बड़ी फेमस है जो पैसे वाले हैं उसके लिए, और उसका नाम है मोंटे कार्लो। यहाँ पर जो है कांस फिल्म फेस्टिवल वगैरह होते रहते हैं और बड़े बड़े लोग हॉलीवुड वाले वहाँ जाते हैं। और वो जगह सिर्फ जो है कि पैसे वालों के लिए है, उस वक्त भी थी। सुल्तान मोहम्मद शाह को नाच गाने का बड़ा शौक था, देखने का, करने का नहीं। और उसमें बैले जो है वो एक किस्म का नाच है अंग्रेजी कल्चर में। तो बैले देखने एक दिन वो जाते हैं यूरोप में, और एक 19 साल की लड़की है, इनकी उम्र 38 है इस वक्त, ऑडियंस में बैठकर नाच देख रहे हैं। 19 साल की एक लड़की पे दिल आ गया। उस लड़की का नाम पता किया तो पता चला कि उसका नाम है तेरेसा मैग्लियानो, इटालियन लड़की थी। मैसेज भिजवाया एक जर्नलिस्ट के जरिए से। अब एक उसकी जो जोड़ीदार थी तेरेसा की, जो उसके साथ नाचती थी, बैले करती थी, उसने ये कहानी बताई है कि जब हम लोग एक दिन बैले डांस करने के बाद ब्रेक के अंदर हम लोग रेस्ट कर रहे थे बार गार्डन में, तो एक जर्नलिस्ट आया और तेरेसा को यह कहता है कि एक बहुत ही पैसे वाला आदमी तुझे कल मिलना चाहता है, यहां पर आ जाना इस वक्त पे। और तेरेसा वहां पर पहुंच जाती है क्योंकि बहुत सारे पैसे वाले का नाम लिया था। और दूसरे दिन उनकी मुलाकात होती है। दिखने में सुल्तान मोहम्मद शाह कोई खास नहीं थे, आप उनका फोटो देख सकते हैं, लेकिन तेरेसा ने भी ये पता लगा लिया कि ये आदमी बहुत ही ज्यादा पैसे वाला है। एक ताल्लुक शुरू होता है जो नाजायज ताल्लुक हो जाता है, क्योंकि उनके मिलने के 1 साल के अंदर जो है कि उनका पहला बेटा पैदा होता है मेहदी, और अभी इनकी शादी नहीं हुई है। आज जो इंडिया में हर जगह दूसरे ममालिक में जो लिव इन रिलेशनशिप जिसको बोलते हैं कि शादी से पहले लड़का लड़की एक दूसरे के साथ रहते हैं, इस तरह से सुल्तान मोहम्मद शाह और तेरेसा मैग्लियानो एक दूसरे के साथ रहते हैं और उनका पहला बच्चा पैदा होता है मेहदी। ट्रेजिकली दुख की बात है कि वो छोटा सा बच्चा जो इन्फेंसी में ही वो मर जाता है, उसको मेनिंजाइटिस हो जाता है। कोई बात नहीं, दूसरा बच्चा पैदा होता है। और ये बच्चा शायद उन्होंने सोचा होगा जब वो बच्चा बड़ा होता है, तो मुझे यकीन है कि सुल्तान मोहम्मद शाह की जिंदगी एक उनके जहन में ये ख्याल तो आया होगा कि ये भी अगर मर जाता तो कितना अच्छा होता मेहदी की तरह। क्योंकि ये अली जो दूसरा बेटा पैदा हुआ उसने ऐसा उसको परेशान किया सुल्तान मोहम्मद शाह को, और ऐसा नाम डुबाया उसने इमामत का, अपनी आल का, क्योंकि एक अय्याश आदमी के तौर पे वो जिया। ऐसा नहीं है कि सुल्तान मोहम्मद शाह अय्याशी में नहीं थे, वो भी थे। फर्क दोनों में इतना था कि सुल्तान मोहम्मद शाह को अपनी अय्याशी छुपाना आता था, अली खान को नहीं आता था। अली खान बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी था, वो पॉलिटिशियन नहीं था। और सुल्तान मोहम्मद शाह वो मास्टरमाइंड था, किस तरह से लोगों के दिमाग के साथ खेलना है, किस तरह से सच को झूठ बनाना है,
और झूठ को सच जो आज करीम आगा खान कर रहे हैं। पूरी दुनिया को किस तरह से बेवकूफ बनाया इन दोनों दादा और पोते ने, इसकी कहानी मैं यहां से शुरू करता हूं। बहरहाल अली खान का जन्म होता है। अली खान 11 साल की उनकी उम्र होती है, तब जाकर सुल्तान मोहम्मद शाह तिरिसा मैग्लियानो से शादी करते हैं। और ये याद रखना कि ये शिया इमाम है। 8 साल की उम्र से लेकर अब तक ये जो भी हो रहा है रंगललियां, ये इमाम होने के बाद की हो रही है। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि 11 साल की उम्र में अली खान कभी कभी बाप का चेहरा देखते थे, कभी वो नहीं देख पाते थे। उनकी जिंदगी में बाप नहीं था। आपको शहजादी की स्टोरी याद है ना, कि शादी करने के बाद वो चले जाते थे यूरोप। तिरिसा के साथ भी यही हुआ। शादी तो कर ली छोटी सी बच्ची के साथ, उससे बच्चे भी पैदा करवा लिए। अब ये आदमी अपने काम से यहां वहां घूम रहा है। वो कभी कभी आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया। और ये बातें मैंने नहीं बनाई है, ये बातें आप आगा खान की मेमोइर्स में पढ़ सकते हैं। वो खुद बोलते हैं कि मेरी बीवी अलग रहती थी मेरे से, मैं मिलता था मेरी बीवी और बच्चों को कभी जाकर। बल्कि नीस करके एक जगह है फ्रांस में, वहां पर एक विला उनको लेके दिया सुल्तान मोहम्मद शाह ने तिरिसा को। वो उनको वहां कहा कि देखो यहां तुम रहो अपने बेटे के साथ, और पैसे की तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करना, मैं पैसे भिजवा दूंगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, इस तरह से तिरिसा और अली खान रहते हैं। तिरिसा डिपेंड करती है मॉरल सपोर्ट के लिए, सोशल सपोर्ट के लिए अपनी खुद की फैमिली के साथ, और अली खान भी जो है तिरिसा की फैमिली के साथ बड़े हुए हैं। और उनकी बातों में, आपको अगर सुनी है किसी ने रिकॉर्डिंग, तो उनकी बातों में इटालियन लहजा ज्यादा था अली खान की, क्योंकि इटालियन लोगों के साथ ही वो बचपन उन्होंने गुजारा बाप के बगैर। और यही सबब था, यही वजह थी कि अली खान का कोई रिलेशनशिप उसके बाप से बना नहीं, मरते दम तक नहीं बना। जिस तरह शहजादी छोटी सी उम्र में गुजर गई, उसी तरह से तिरिसा भी छोटी उम्र में गुजर गई। खाविन का इंतजार करते करते, अपने बेटे का इंतजार करते करते बहुत ही छोटी उम्र में वो गुजर गई। ये तो हुई तिरिसा की कहानी। अब थोड़े बरस होते हैं, उसके बाद में एक और गोरी फ्रेंच लेडी के साथ उनकी शादी होती है, ऑन्ड्रे कैरॉन। ऑन्ड्रे कैरॉन की ये कहानी है कि ऑन्ड्रे की जो बड़ी बहन थी वो सुल्तान मोहम्मद शाह की गर्लफ्रेंड थी एक ज़माने में, लेकिन वो छोटी जो लेडी थी उसका नाम मैं अभी भूल गया, लेकिन उसने फिर डिसाइड, हालांकि पहले वो पैसे की चकाचौंध में बहुत आई और उसने काफ़ी वक्त गुजारा सुल्तान मोहम्मद शाह के साथ। बहुत ही छोटी उम्र थी उसकी भी, और ये साहब जो है 50 से ऊपर थे। तो उसने फिर डिसाइड किया कि नहीं नहीं, मुझे जो है रिलेशनशिप मेरी उम्र के किसी लड़के के साथ करना है। तो उसने सुल्तान मोहम्मद शाह को छोड़ दिया, लेकिन छोटी बहन जो थी वो राजी हो गई, और आगे जाकर छोटी बहन से शादी होती है जिसका नाम है ऑन्ड्रे कैरॉन। ये सुल्तान मोहम्मद शाह की तीसरी बीवी होती है। एक बात मैं तिरिसा के बारे में बोलना भूल गया, जो मैं आपको अभी बता देता हूं, कि जो मैंने बताया था कि अली खान 11 बरस की उम्र उनकी होती है, तब जाकर सुल्तान मोहम्मद शाह तिरिसा से शादी करते हैं। तो काफ़ी लोगों ने इस चीज़ पे थोड़ा सा ऑब्जेक्शन तो नहीं, लेकिन उनको थोड़ा अजीब लग रहा था कि ये इमाम है हमारे, और दूसरे भी जो है सोशल ग्रुप में भी लोग काफ़ी अजीब तरीके से ये चीज़ को लेते थे, क्योंकि आखिर तो मुसलमान इमाम है ना, शादी के बिना बच्चे पैदा कैसे हो सकते हैं। तो उनको ये सवाल पूछा गया कि भाई ये क्या है, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, हमने तो शादी कर ली थी, हम जब मिले थे पहले, तिरिसा को मैं मिला था, हमारी शादी हो गई थी। और ये बात सच थी कि उनकी शादी हुई थी, बल्कि कैरो में हुई थी।
जिस्मानी ताल्लुकात बनाने से पहले हुई थी कि नहीं हुई थी ये किसी को भी नहीं मालूम है, लेकिन हुई थी ये सच है, कैरो में हुई थी ये भी सच है, लेकिन निकाह नहीं हुआ था। अब आप मुझे बोलोगे कि सलीम एक जगह तू बोल रहा है कि भाई शादी हुई थी, फिर बोल रहा है कि निकाह नहीं हुआ था। तो इसका भी जवाब मैं आपको देता हूं। इस्लाम में 2 किस्म की शादियां हैं, एक तो उसको बोलते हैं मुता, एक बोलते हैं निकाह। निकाह जो है वो एक परमानेंट शादी की अरेंजमेंट है, आपको जिंदगी भर उस शख्स के साथ, उस खवातीन के साथ रहना है, वो है निकाह। मुता टेम्पररी आप रह सकते हो। बहुत सारे मेरे मुसलमान भाई बहन, आगा खानी भाई बहन मुता के बारे में नहीं सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो फिर मैं आपको मुता की कहानी सुनाता हूं। मुता में क्या होता है कि रसूलुल्लाह के ज़माने से भी पहले अरबस्तान में एक रिवायत थी कि जहां पर एक आदमी अगर सफ़र में है, घर से दूर है, या लड़ाई पे है, या कोई अच्छा काम करने के लिए कहीं गया हुआ है, कुछ है, तो वो आदमी वहां जहां पर भी है वो किसी भी औरत के साथ मुता कर सकता है। मुता की कंडीशन इतनी होती है कि भाई तू मेरे साथ टेम्पररी बेसिस पे शादी करेगी, मैं तुझे इतने पैसे दूंगा और हम हस्बैंड वाइफ की तरह जिस्मानी ताल्लुक बना सकते हैं। कुछ लोगों ने, कुछ मुसलमान स्कॉलर्स ने इस बात को प्रोस्टिट्यूशन बताया और यही वजह है कि आज सुन्नी मुसलमान मुता नहीं करते हैं। सुन्नी मुसलमान मुता को एक लीगल प्रोस्टिट्यूशन कहते हैं और उन्होंने मना कर दिया। तकरीबन शिया ने भी मना कर दिया कि नहीं ये गलत है, लेकिन शिया में कुछ लोग ऐसे हैं मानने वाले कि मुता जायज़ है इस्लाम में, ठीक है। लेकिन मैं आपको कहानी सुनाता हूं अभी 19वीं सेंचुरी की, जहां पर यह आदमी कह रहा है कि मैंने शादी की थी तिरिसा के साथ और वो भी जो है कि लीगल बेसिस पे की थी मैंने। अब ये किसी को ये नहीं बोल रहा है कि मैंने मुता किया था, ये पूछा भी नहीं किसी ने। शादी का मतलब तो निकाह हो गया ना। अब ये किसको मालूम कि ये मुता लेके बैठ जाएगा। इसने अब इसकी चोरी कब पकड़ी जाती है, जब इसका इंतकाल होता है और इसकी विल के अंदर ये लिखा हुआ है कि 1908 में मैंने जो कायरो में तिरिसा के साथ शादी की थी वो मुता थी। ये बात उसकी विल में पड़ी गई और फैमिली मेंबर्स के सामने पड़ी गई और उसकी जमात के सामने पड़ी गई जब उसका विल पढ़ा गया। बहरहाल हम वापस आते हैं। तो ये बात मुझे आपको बतानी थी मुता वाली, जो मैं तिरिसा के बारे में भूल गया था। अब चलते हैं ऑन्ड्रे कैरोन के साथ। उनके साथ जो है कि बहुत 10-12 साल शादी चलती है और उम्र में काफ़ी फ़र्क होता है। और ये पैटर्न आप देखते रहेंगे शुरू से कि लड़की बहुत ही छोटी उम्र की होनी चाहिए और खूबसूरत होनी चाहिए और गोरी होनी चाहिए। शाहजादी भी गोरी थी, हालांकि इंडिया में थी लेकिन वो गोरी थी और यहाँ पर तो गोरी ही गोरी चल रही है। अभी तक 2 गोरी आई है और दोनों खूबसूरत, और तीसरी तो बाकायदा मॉडल है, मिस फ्रांस है। वो बात अभी थोड़ी देर में करेंगे। ऑन्ड्रे कैरोन के साथ बच्चे पैदा होते हैं, उसमें से सबसे जो हाई प्रोफाइल है उसका नाम है प्रिंस सदरुद्दीन। प्रिंस सदरुद्दीन जो है कि वो अली खान के भाई हैं, लेकिन स्टेप ब्रदर है क्योंकि माँ अलग अलग थी, बाप एक ही था, है ना। अली खान की माँ तिरिसा थी और प्रिंस सदरुद्दीन की माँ ऑन्ड्रे कैरोन थी। अब प्रिंस सदरुद्दीन जो है यूनाइटेड नेशंस में भर्ती हो जाते हैं। वहाँ पर वो ह्यूमैनिटेरियन में काम करते हैं कि जो आगे जाके अली खान भी करते हैं। यूनाइटेड नेशन तक पहुँच जाते हैं और सुल्तान मोहम्मद शाह भी पहुँच जाते हैं। एनीवे, हम जो है कि अब बात करते हैं ऑन्ड्रे कैरोन से उनकी तलाक हो जाती है और वो तलाक के बाद बड़ी उम्र हो चुकी है, 70 से ऊपर हो चुका है और उनकी नज़र पहुंचती है मिस फ्रांस इवेट लेब्रूस के ऊपर, 6 इंच लंबी आगा खान से और खूबसूरत।
आप उनकी फोटो देखोगे तो आपको पता चलेगा। मैं आपको यहां दिखा रहा हूं, ये फोटो है इवेट लब्रूस की। इवेट के साथ शादी होती है। अगेन उम्र में बड़ा फर्क है, जो आप फोटो में देख सकते हो। उनके साथ शादी होती है, लेकिन ये लेडी जो है ताउम्र तक सुल्तान मोहम्मद शाह के साथ रहती है, उनके गुजरने तक। जाहिर सी बात है, शायद मोहब्बत भी होगी और शायद पैसे वाला चक्कर भी होगा। जो होगा वो अल्लाह जाने, लेकिन हकीकत तो ये है कि वो लेडी उनके साथ हमेशा रही। उसको सुल्तान मोहम्मद शाह का पास्ट भी मालूम था कि वो कितनी औरतों के साथ ताल्लुक बना चुके हैं। पूरी प्रेस में ये बातें चलती रहती थी और सोशल सर्कल में तो सबको मालूम था कि ये भाई, जो यूरोप में सोशल सर्कल, वो सबको मालूम था ये क्या हो रहा है, लेकिन वो नॉर्मल था उस सर्कल में। हाँ, अब मुसलमान सर्कल में ये सब नहीं होता है, ठीक है। और इसीलिए उन्होंने यूरोप को चुना था जिंदगी गुजारने के लिए। लेकिन ये औरत ने उन सब चीज़ों को पीछे रख दिया और उसने अपने शौहर का साथ निभाया आखिर तक। तो ये एक छोटी सी कहानी मैंने आपको सुनाई सुल्तान मोहम्मद शाह की, शुरू से लेकर उनकी जो पर्सनल लाइफ थी उसके बारे में मैंने आपको ये कहानी सुनाई। अगले हफ्ते हम जो है कि ये कहानी को आगे बढ़ाएंगे और जो उनकी पॉलिटिकल लाइफ है, हमने अब तक पर्सनल की, अब पॉलिटिकल लाइफ पे हम देखते हैं कि उनका ब्रिटिश गवर्नमेंट के जासूस के तौर पर उन्होंने कैसे कारनामे अंजाम दिए, वो हम बातें अगले हफ्ते करेंगे। लेकिन मैं जाने से पहले आपको एक दो खबर देना चाहता हूँ। पिछले हफ्ते मैंने अपने एपिसोड 4 में एक बात बताई थी। मैंने ये कहा था, सुनिए, आप खुद ही सुन लीजिए। मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि अल्लाह मियाँ मेरे ये अल्फाजों को पकड़ लेगा। उसको कोर्ट में ले जाना इतना आसान नहीं है, ठीक है। लेकिन चलो, फ्यूचर में क्या होता है, शायद मेरी तरह और कोई पागल निकले कि जो उसको कोर्ट तक भी लेके जाए। बहरहाल हम आते हैं वापस मेरी बात पे। मैंने कहा था शायद मेरी तरह कोई पागल आएगा, वो आगा खान साहब को लेके जाएगा कोर्ट में। 2 दिन के बाद खबर आई है, आगा खान को चोरी के इल्जाम में युगांडा की गवर्नमेंट ने समन भेजा है। छोटी सी कहानी ये है, अभी तक जो पेपरों में आया है वो ये है कि डायमंड ट्रस्ट बैंक DTB युगांडा में है और इसकी ब्रांचेस युगांडा में भी है, केन्या में भी है, वगैरह वगैरह। अब जो है कि एक बहुत ही पैसे वाला आदमी है अफ्रीका में, उसकी अकाउंट में बहुत सारे पैसे थे, अरबों खरबों में पैसे थे, और वो पैसे गायब हो गए उसके अकाउंट में से। अब उसने लेकर केस कर डाला DTB पे, और उसके वकील का ये कहना है कि आगा खान, बैंक का CEO और दूसरे 2 बंदे जो बैंक से जिनका ताल्लुक था, वो चारों जो है कि इसमें इन्वॉल्व है, मेरे पैसे गायब हो गए। कोर्ट ने इस बात को मान लिया है कि भाई ये केस तो बनता है, अब कोई इल्जाम तो है, अभी तक वो प्रूव नहीं हुआ है, लेकिन किसी ने ये इल्जाम तो डाल दिया है और उनको समन भेजा गया है। आगा खान तो फिर आगा खान है, लेकिन CEO जो है वो ऐसे लग रहा है देखने से या उसके नाम से कि CEO शायद आगा खानी मुरीद है, और उसका दूसरा जो आदमी को समन जिसको भेजा है वो भी इंडियन ओरिजिन का दिखता है, लेकिन आगा खानी नहीं दिखता है, लेकिन तीसरा जो है वो अफ्रीकन दिखता है। तो ये 4 लोगों को इन्होंने समन भेजा है, और 11 दिनों में 29 सितंबर को इनको कोर्ट में हाजिर होना है। ये खबर जो मैं आपको सुना रहा हूं, इसका ये लिंक है, आप खुद ही पढ़ लो। अब आगा खान जो है कि कोर्ट में पेश होंगे कि नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन मैंने आपको थोड़े एपिसोड पहले बताया था
कि आगा खान को ये बात पता चल चुकी है कि अब उनका गेम जो है वो धीरे धीरे खत्म होने पे है, क्योंकि अब इंटरनेट का जमाना आ गया। अब आवाज उठेगी और बहुत दूर तक जाएगी और जा रही है। और ये दिन उन्होंने देख लिया था 6 साल पहले और उन्होंने बंदोबस्त उसका कर लिया है कि पोर्चुगल में जाकर उन्होंने पनाह ले ली है। पनाह का मतलब यह नहीं है कि मैं घर बिना हो गया, मेरे सर पे छत नहीं है या मुझे खाने के पैसे नहीं है। पनाह का यह मतलब होता है लीगल इम्यूनिटी। लीगल इम्यूनिटी का मतलब कि भाई आप मुझे कोर्ट में नहीं लेके जा सकते हो। अगर मैं पोर्चुगल में छुपा हूं, मुझे कोई भी कंट्री की कोर्ट जो है समन दे या कुछ भी दे, क्या फर्क पड़ता है, पोर्चुगल की गवर्नमेंट भेजेगी नहीं। जिस तरह से याद है हसन अली शाह भागे थे ईरान से गद्दारी करके और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मना कर दिया था क्योंकि उनको काम था। इसी तरह से आगा खान साहब ने डील कर दी है पोर्चुगल के साथ। लेकिन पोर्चुगल क्यों? क्योंकि जब से ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस शुरू हुई है, यूरोप की हालत खराब थी है, और उसमें पोर्चुगल एक ऐसी कंट्री है कि जिसकी हालत बहुत खराब है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। आगा खान ने यह डील की है कि मैं सारा बिजनेस यहां लेके आऊंगा, मेरे मुरीद पैसे डालेंगे, पोर्चुगल की इकोनॉमी बढ़ेगी, उसके बदले में मुझे जो है पनाह दे दो, लीगल इम्यूनिटी दे दो। उन्होंने दे दी है, ये अग्रीमेंट हो चुका है। अब युगांडा की गवर्नमेंट उनको समन भेजा, लेकिन वो आएंगे नहीं आएंगे वो वक्त ही बताएगा। सिर्फ 10 दिन की 11 दिन की बात है, देखते हैं क्या होता है। और ये खबर जो है ये मैं आपको अप टू डेट रखता रहूंगा, दुनिया भर की प्रेस से जो आता रहेगा वो मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। ये हो गई है ये एक कहानी। अब ये खबर भी आने लगी है, अगेन ये किसी के मुंह ज़बानी बात है, इस पे यकीन करने की बहुत ज़रूरत नहीं है, लेकिन खबर ये है कि आगा खान साहब को समन जाने के बाद में उन्होंने अपनी सारी जिम्मेदारी से अपने आप को हटा लिया है। एक जिम्मेदारी अपने ऊपर रखी है अभी तक, और वो है कि मैं आपका शिया इमाम हूं। बाकी सारी जिम्मेदारियां, ऐसा लोग कहते हैं कि AKDN, उनके प्राइवेट बिजनेसेस, उनका जो भी ताल्लुक जिससे भी है, वो सारा ऑफिशियल बेसिस पे उन्होंने अपने बच्चों को दे दिया है। कितना सच है कितना झूठ है ये हम आगे जाके देखेंगे, वक्त ही बताएगा। तब तक इंतजार कीजिए, अपने आप का ख्याल रखिए। मैं आपको मिलूंगा इसी वक्त अगले हफ्ते। अल्लाह।